साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाए। सबसे पहले पीर नूरुल हक कादरी साहब मुझे यहाँ स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर हैं आप बराए मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमारे साथ नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कादरी साहब आपकी मौजूदगी, आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। नाज़रीन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मुझे यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी सीजनड पॉलिटिशियन, JUI की नुमाइंदगी हमारे साथ कर रहे हैं और अपोजिशन के पर्सपेक्टिव हम आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी और आपकी मौजूदगी के लिए। महर तारड़ साहिबा नाजरीन मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं अपने तज्ज़िये तबसरे के साथ इन तमाम उमूर पे। वेलकम ऑन बोर्ड महर, आपकी भी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। लेकिन पहले नाजरीन मौजू पे यकीनन पहले सेगमेंट पे बात मजीद इसको ब्रॉड करते हुए अगर नूरुल हक कादरी साहब से इसका आगाज़ कर लें। सर आप फरमाइएगा, एक तो ईद उल अजहा की आमद ऊपर से अच्छी हिकमत अमली के तहत, इसमें कोई शक नहीं, इस पे बैनुल अक़वामी सतह पर हमें पजीराई हासिल हुई कि हमने कोरोना वायरस को एक अच्छी हिकमत अमली के तहत डील किया। हैविंग सेड दैट, अब हमने आगे बढ़ना है, डेल्टा वेरिएंट से जूझना है, मुकाबला करना है। आपको लगता है एक मजहबी हमारे जो स्कॉलर्स हैं, उलमा हजरात हैं, उनकी तरफ से ये पैगाम जाना चाहिए गिवन कि ईद उल अजहा की आमद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और इस प्रोग्राम में मुझे साथ शरीक करने का। प्लेजर सर। गुज़श्ता साल भी हमने इस हवाले से काफ़ी, चूँकि उस वक़्त इस तरह अभी जो रिलैक्सेशन नज़र आती है SOPs के हवाले से और कारोबार सारे खुले हैं और बज़ाहिर लगता है कि कोई इस तरह की ख़तरनाक सिचुएशन नहीं है। पिछले साल थोड़ा सा सूरत हाल इससे मुख्तलिफ था, तो वो बहुत ही टाइम पे हमने सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की, फिर उलमा के साथ हमने मुसलसल एंगेज उनको रखा और ख़ासकर इंतज़ामी तौर पर जो मेला होता है, मवेशियों की जो मंडी होती है, उस हवाले से भी हुकूमत ने SOPs मुरतब किए और हमने ये भी उसमें किया कि सुन्नत इब्राहिमी की बहर तौर पर तकमील करेंगे, लेकिन मखसूस SOPs के साथ। और उसमें हमने ये इनकरेज किया कि अगर इज्तिमाई कुर्बानियाँ हम करें, क्योंकि इज्तिमाई कुर्बानियों में एक ग्रुप को या एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक फलाही इदारे को हम उन पे इल्तिज़ाम कर सकते हैं और उन पे जो SOPs की है फॉलोइंग, उनसे करवा सकते हैं। इसकी बजाय अगर इनफरादी तौर पर लोग करें तो उनके लिए मुश्किल होगा और वो हमारी वो पॉलिसी एक बड़ी हद तक कामयाब रही। हकीकत यह है कि अभी तक हमने, चूँकि ये सारी इंस्ट्रक्शन या हिदायत या मुशावरत का अमल हम शुरू करते हैं, NCOC कहती है वज़ारत को, फिर वज़ारत आगे जो है उलमा के साथ और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस पे बात करती है। ताहाल हमारे साथ इस हवाले से कोई मुशावरत न मांगी गई है न मुशावरत की गई है। लेकिन चूँकि NCOC ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है कि डेल्टा वेरिएंट, तमाम तर इंटरनेशनल जो रुझानात है इस वायरस के और जिस तरह इसकी तबाहकारियाँ है या जिस तरह इसको कंट्रोल किया जा रहा है, सारे सिचुएशन को देखती है। तो वो जो भी मुनासिब टाइम पे हमारे साथ बात करेंगे और हम इंशाअल्लाह उस पैगाम को आगे तक पहुँचाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी एक उलमाए किराम का एक मुशावरत का अमल, एक फोरम मुसलसल गुज़िश्ता 1 साल 1.5 साल से हमारा इस पे उनके साथ काम है, वो इंशाअल्लाह उसमें रखेंगे। और इसमें कोई शक की बात नहीं है, जैसे मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि हमने बेहतर SOPs की कंप्लायंस के जरिए पिछली भी ईद उल अजहा हमने खैर आफियत से गुजारी है। तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑपोजिशन, आपकी क्या राय है, क्या तजवीज़ है हुकूमत वक्त के लिए? इसमें कोई शक नहीं कि हमने पिछली ईद उल अजहा खैर से गुजारी, लेकिन अब इस मरतबा भी डेल्टा वेरिएंट के साथ हमने निपटना है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी पेचीदा है। सिर्फ ये थ्रेट पाकिस्तान को नहीं है। आप देखिए इंग्लैंड में वो तकरीबन उन्होंने मोस्टली अपनी पॉपुलेशन को जो है वैक्सीनेट कर लिया हुआ। इसके बावजूद जो है आप कल का उनका रेट देख लीजिए, बहुत बड़ा जो है ना वहाँ पे प्रॉब्लम आया। तो मसला सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान को थ्रेट है, और मसला ये भी सिर्फ ये नहीं है कि आपकी वैक्सीनेशन जो है ना वो कितने % हो गई है। वहाँ पे वैक्सीनेशन के बावजूद जो है बहुत बड़ा थ्रेट जब आया है, तो अब इसको दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि पाकिस्तान में जो ना हालात बेहतर रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ आप कह सकती हैं कि गवर्नमेंट ने शायद कोई बहुत अच्छी जो है ना इकदाम किए हैं,
ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे चूँकि लोग नमाज पढ़ते हैं, वुज़ू करते हैं, वुज़ू जो है वो इसके लिए जो है चूँकि सफाई रखते हैं, तो वो उसके लिए जो है ना वो एक बहुत एक उसको यकीनन एक फैक्टर होगा। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, मगर यहाँ पे जो है ना इसको साइंसी हवालों से देखना चाहिए कि अगर इंग्लैंड जैसी जगह पे जो है ना वो ये दोबारा लौट के आ रहा है, तो वहाँ पे यही वेरिएंट है या कोई और है, या क्या उसमें वैक्सीनेशन के बावजूद या वैक्सीनेशन जो है इफेक्टिव है या नहीं है, इस पे एक डिबेट होनी चाहिए और साइंसी सतह पे होनी चाहिए। और बाकी जो मजहबी सतह का हवाला है या अपोजिशन का हवाला है, तो ये कौम पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, कौम हमारी अपनी कौम है, वो जहाँ पे इन मामलात में ताउन दरकार होगा हम ताउन करेंगे। आपको लगता है कि ये जो जलसे जुलूस और जो सियासी सरगर्मियों का एक सिलसिला है जो कि इस वक्त उरूज पे है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उसको भी थोड़ा सा हमने कर्टेल करना चाहिए या एसओपीज की कम से कम कंप्लायंस को यकीनी बनाना चाहिए सियासी जमातों की तरफ से? देखिए वहाँ पे एक अटेम्प्ट हुई थी इससे पहले इलेक्शन को मुलतवी करने की। हमारे यहाँ एक इशू ये भी है कि हम हर चीज़ को नेगेटिवली भी ज़्यादा देखते हैं। मुमकिन है कि उसमें गवर्नमेंट के पार्ट पे या किसी हमारे पार्ट पे कह लें कि कोई ना कोई जो है ना उसमें कोई हमारी नेगेटिव सोच हो, मगर उसको ज़्यादा नेगेटिव देखा गया। हम मामलात को जो है ना वो सिर्फ उस तरह से देखें जिस तरह से वो है, उसमें इस तरह से ना देखें कि कौन अपोजिशन में है कौन गवर्नमेंट में। हमने कौम के लिए सोचना है, हमने मुल्क के लिए सोचना है। उसमें अगर कोई एसओपीज हो सकती हैं तो वहाँ की पार्टियों को बिठा के वहाँ के इलेक्शन कमीशन के ज़रिए वो मामला कुछ न किसी न किसी हद तक सेटल किए जा सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी एक पहलू है मेहर तारड़ साहिबा, टू यू। ये इंग्लैंड की एक मिसाल दी, ये बहुत एक लेजिट मिसाल है, चूंकि वैक्सीनेशन के बावजूद भी हम देखते हैं कि वहां पर उसी तरह से ये अपटिक है। और हैविंग सेड दैट, ये बात भी उतना ही वजन रखती है कि ख्वाह गवर्नमेंट हो अपोजिशन हो, ये तो जिम्मेदारी तमाम सियासी जमातों पर लागू होती है कि एसओपीज की कंप्लायंस को यकीनी बनाए। चलें ठीक है, जो जैसे दीगर मामूलात जिंदगी चल रहे हैं वैसे शायद हम अपनी सियासी सरगर्मियों को बिल्कुल मुअत्तल ना कर दें, लेकिन ये कि आपका क्या इसमें ख्याल है, किस तरह से हमने अब इसमें चलना है, क्योंकि दीज आर टेस्टिंग टाइम्स अहेड। जी मेहर साहिबा। राइट, मेहर से मैं दोबारा रिकॉन्टैक्ट करने की हम कोशिश करते हैं ताकि इसमें बात हो। लेकिन टू यू मिनिस्टर साहब, आप बताइएगा, ये एक बात बिल्कुल अपनी वाज़ेह जगह मौजूद है आपसे, आप इस खुसूस सवाल पर आपका रद्द अमल कि ये जो सियासी सरगर्मियां हैं, आपको लगता है ये बात दुरुस्त है जैसे हमने आज़ाद कश्मीर का कहा था कि इलेक्शन एक दफ़ा मुलतवी अगर हो जाए कुछ अरसे के लिए? देखें, मुलतवी करने की पहली एक अटैम्प्ट हो गई थी, एक ख्वाहिश का कुछ अनासर की तरफ से इजहार किया गया था, लेकिन वो चूँकि वही सेनेटर साहब की बात है कि उसको शुकूक शुबहात से और नज़र से देखा गया और उसको फिर कबूल नहीं किया गया। लेकिन अगर आप मजहबी मकामात को, आप कुर्बानी को, आप तरावीह को, आप ईद को, आप रमज़ान को, आप इस तरह के इज्तिमात को ख्वाहिश रखते हैं कि एक नज़्म ज़ब्त और एक एसओपीज़ के तहत लाए जाएं, तो वाई नाट, क्यों नहीं जो सियासी सरगर्मियां हैं इसको भी एक नज़्म ज़ब्त और एक नज़्म नस्क और एसओपीज़ के हवाले से लाए जाएं। और मतलब तो कैंपेन का, इलेक्शन कैंपेन का पैगाम रसानी का होता है कि आप अपना पैगाम, अपना मैसेज, अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम, अपना सियासी मंशूर ये लोगों तक पहुंचाए। और उसके ज़रूरी नहीं कि एक बड़े बड़े इलाकों के गैदरिंग हो और लोग एक दूसरे से मुंह लगा के बैठे हो। तो अगर, लेकिन अगेन वही बात है कि अगर ये सूरत हाल और मौजूदा जो हालात है और ये जो आखिरी वेरिएंट है और जो कि लगता है कि इंशाल्लाह आखिरी हो, उसमें यानी अभी तक आने वालों में आखिरी है, तो उसके जो भी असरात हैं उसके सारी चीज़ों को देखा जाए और अगर ज़रूरी है तो सियासी सरगर्मियों को भी महदूद किया जा सकता है। और एक और बात मैं इस ज़मन में बताता चलूँ कि जब आपको सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगते और सिर्फ आप मेला मवेशी पे और कुर्बानी पे, उसको भी फिर शुबा की नजर से वो फिर एक यस कॉन्ट्रडिक्शन इसमें नहीं आनी चाहिए। क्विक ब्रेक नाजरीन, विल बी बैक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हकाइक पर बात, क्योंकि फिगर्स डोंट लाई। स्पीकर साहब, कहा जाता है हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती। ज़र मुबादला के ज़खायर जो पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर में 7.2 बिलियन डॉलर तक गिर गए थे, पीएमएलएन के आखिरी 3 सालों में 2.3 बिलियन डॉलर तक गिर गए थे। और जब हमने हुकूमत संभाली तो हम ना डेट रीपेमेंट्स कर सकते थे और ना मुल्क चला सकते थे। तो पीटीआई के इन 3 सालों में आज यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 8 बिलियन डॉलर तक बढ़ के 24 बिलियन डॉलर तक हो गए हैं। स्पीकर साहब, हुकूमत हमसे संभाली नहीं जाती, लेकिन जो इंपोर्ट बिल पीपल्स पार्टी के आखिरी 2 सालों में 4.5 बिलियन डॉलर बढ़ गया था, पीएमएलएन के आखिरी 3 सालों में 15 बिलियन डॉलर बढ़ गया था और हमने एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी इनहेरिट की थी। डिस्पाइट के कोविड के एक्सपेंसेस हैं, डिस्पाइट के पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की अशिया की महंगाई 40% तक हो गई है, हमारा इंपोर्ट बिल 4.5 बिलियन डॉलर कम हो गया है। ये आई ओपनर है उन सब लोगों के लिए जो ये कहते थे कि आटा चीनी इंपोर्ट कर करके हमें ताने दिए जाते थे। स्पीकर साहब, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, जो पीपल्स पार्टी के आखिरी 2 सालों में 350 मिलियन डॉलर से ड्रॉप कर गई थी, पीएमएलएन के आखिरी 3 सालों में 660 मिलियन डॉलर से ड्रॉप कर गई थी। और अगर मैं चौथे साल में देखूं तो 25 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर पर आ गई थी। आज पीटीआई के 3 सालों में उसमें 2 बिलियन डॉलर का इजाफा हो गया है और हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 25.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है।
स्पीकर साहब, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट है यानी गुड्स और सर्विसेज की, जो PMLN के आखिरी 3 सालों में 1.1 बिलियन डॉलर कम हुई थी, आज PTI के इन 3 सालों में 2.8 बिलियन डॉलर बढ़ गई है। यानी आज हमारी टोटल एक्सपोर्ट 31.2 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है, जो हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है। स्पीकर साहब, हमसे हुकूमत वाकई ही नहीं संभाली जाती और टेक्सटाइल सेक्टर तो बिल्कुल ही नहीं संभाला जाता, जो पाकिस्तान की बैकबोन है इकोनॉमी की। स्पीकर साहब, जब पीपल्स पार्टी के लास्ट 2 इयर्स थे तो यहाँ पर 14 मिलियन कॉटन बेल्स थी, 14 मिलियन कॉटन बेल्स। उसके बावजूद इनके आखिरी 2 सालों में 720 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में ड्रॉप हुई थी। PMLN के दौर में लूम्स बंद हो गई थी और टेक्सटाइल बांग्लादेश, वियतनाम या इंडिया शिफ्ट हो गई थी, लेकिन PTI के इन 3 सालों में आज उसी एक्सपोर्ट के अंदर 1.8 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है और हमने 15 बिलियन डॉलर की एक लिमिट को क्रॉस कर लिया है, वो भी आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। 7 मिलियन बेल्स के साथ 15 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स में अचीव करना, ये भी एक रिकॉर्ड है। जहां पर लूम्स और मशीनरी कौड़ियों के भाव बेची जाती थी, आज वहीं पर 1 अरब डॉलर की मशीनरी हमारे एक्सपोर्टर्स इंपोर्ट कर रहे हैं। स्पीकर साहब, IT सेक्टर की अगर मैं बात करूं, जिसमें इंडिया इस वक्त रूल कर रहा है, तो पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर में इसमें सिर्फ 360 मिलियन डॉलर बढ़ी थी इसकी एक्सपोर्ट। PMLN के आखिरी 3 सालों में इसकी एक्सपोर्ट सिर्फ 240 मिलियन डॉलर बढ़ी थी और आज PTI के 3 सालों में ये 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ गई है और हमारी जो IT एक्सपोर्ट है उसे ना सिर्फ इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, बल्कि अगर मैं 3 सालों में देखूं तो 2 बिलियन की एक्सपोर्ट IT सेक्टर क्रॉस कर गया है। रेमिटेंसेस पर बात होती है, बैरूने मुल्क पर बात होती है और कहा यह जाता है कि कहां है वो डॉलरों की बरसात जिसका वादा किया गया था। तो पीपल्स पार्टी के आखिरी दौर में रेमिटेंसेस में सिर्फ 2.7 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। PMLN के आखिरी 3 सालों में 1.2 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि PTI के 10 सालों में 10 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। सर, मैं तो सलाम पेश करती हूँ अपने उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि आज तरसीलाते ज़र 29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो पीपल्स पार्टी के दौर में 13 बिलियन डॉलर और PMLN के दौर में 19 बिलियन डॉलर की हद को भी क्रॉस नहीं कर सका। स्पीकर साहब, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन तिजारती खसारा जो पीपल्स पार्टी के आखिरी 2 सालों में 5 बिलियन डॉलर बढ़ गया था, PMLN के आखिरी 3 सालों में 15.5 बिलियन डॉलर बढ़ गया था। यानी हमें एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी देकर अंधेरों में धकेलने की कोशिश की गई। आज इन 3 सालों में हमारा तिजारती खसारा 7 बिलियन डॉलर कम हो गया है। स्पीकर साहब, इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया की 3 बेस्ट इकोनॉमीज जो रिकवर की हैं उनमें होता है, जो दुनिया में वापस आई हैं कोविड के बाद। आज पाकिस्तान का पॉइंट 84 है, पाकिस्तान का पॉइंट 84 है, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है और जिससे हमें सीखने को कहा जाता था, आज वो नीचे से तीसरे नंबर पर है और उसके पॉइंट्स 44 हैं। और हमारे इमरजेंसी एहसास कैश प्रोग्राम को आलमी सतह के 4 बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स में शामिल किया गया है। स्पीकर साहब, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन टैक्स महसूलात में 18% का इजाफा हुआ है और आज टैक्स कलेक्शन 4,732 अरब को क्रॉस कर गई है, जिसके साथ हमने 251 अरब के अपने लोगों को, कारोबारी लोगों को रिफंड दिए हैं। इसीलिए तो हमारे कारोबारी लोगों को आज बैंक से कर्जे लेने की बजाय उनके पास इतना माल है कि वो अपनी एक्सटेंशंस भी करें और कारोबार को तरक्की भी दे रहे हैं।
स्पीकर साहब, कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की बड़ी सनतों में जो ग्रोथ हुई है, पीपल्स पार्टी के आखिरी 2 सालों में 4.1%, PMLN के आखिरी 3 सालों में 5.12% और हमारे 3 सालों में 9.29% है। ये वो चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि आज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आज हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज अगर हम ये देखें कि बात हुई करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो स्पीकर साहब, करंट अकाउंट डेफिसिट पीपल्स पार्टी को सरप्लस में मिला था। जो इन्होंने हुकूमत छोड़ के जाते हुए डेफिसिट में दिया, वो भी $2.5 बिलियन के डेफिसिट में। और PMLN ने तो कमाल ही कर दिया कि उसने इस डेफिसिट में $14.2 बिलियन का इजाफा किया, और जब हमें हुकूमत मिली तो ये टोटल एक्यूमुलेट होकर $20 बिलियन था। आज हमने उसको भी सरप्लस में कर दिया है, लेकिन हुकूमत हमसे संभाली नहीं जाती। यहां पर महंगाई पर बात होती रही, लेकिन अफसोस ये होता है कि हम सिर्फ हवा में बात करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के 4 सालों के अंदर ये तो कभी डबल डिजिट इन्फ्लेशन से निकल ही नहीं सके, सवाए इनके आखिरी साल के। और PMLN का जो इन्फ्लेशन का जो वो डेटा देते रहे, या वो जो उसके फिगर देते रहे, वो टोटली आर्टिफिशियली कंट्रोल था, जिसने हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह किया, जिसने हमारे रुपए को ओवर वैल्यू किया, और जिसने हमारी एक्सचेंज रिजर्व्स को झोंक दिया ताकि आप सिर्फ एक चीज को कंट्रोल कर सकें। लेकिन आज 3 सालों की मेहनत के बाद हमने हर चीज को कंट्रोल भी किया है, और अपनी इन्फ्लेशन को हम सिंगल डिजिट में लेकर आए हैं, और आगे हम इससे भी कम कर रहे हैं। स्पीकर साहब, यहां बार बार बात होती है पेट्रोल प्राइसेस हुकूमत ने बढ़ा दी। स्पीकर साहब, मैंने कंपैरिजन किया तो नजर आया कि पीपल्स पार्टी के आखिरी 2 सालों में जो पेट्रोल प्राइसेस में इंक्रीज था वो 25% था। PMLN के 3 सालों में जो पेट्रोल प्राइसेस में इंक्रीज था वो 52% था, जबकि PTI के इन 3 सालों में पेट्रोल प्राइसेस में सिर्फ 14% का इंक्रीज हुआ है। हम अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस देखते हैं तो स्पीकर साहब, ये जो तजर्बाकार हुकूमतें थी ना, इन्होंने 40% जायद और 30% एक्सपेंसिव महंगे बिजली के सौदे किए। इन्होंने आज जो हमारी ये नातजर्बाकार हुकूमत है, जिसे ये नाअहल हुकूमत कहते हैं, उसने ना सिर्फ गर्दिशी कर्जे में 200 अरब बचाए हैं, IPPs के मुआहदों पर नजरसानी करके 800 अरब बचाए हैं, और LNG के 30% सस्ते सौदे किए हैं। अगर मैं कंपैरिजन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का दूं तो पीपल्स पार्टी के 5 सालों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में 95% इजाफा हुआ, जबकि PTI हुकूमत की 3 सालों के अंदर हमने 17% इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में इंक्रीज किया, और उसके साथ हमें जो बैकलॉग PMLN से मिला वो तकरीबन कोई 16% का था। तो ये तो वो कंपैरिजन है महंगाई का, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का, पेट्रोल प्राइसेस का। स्पीकर साहब, कहा जाता है कि ज़राअत हमसे संभाली नहीं जाती, तो हम एक कंपैरिजन करते हैं कि हमने कहा वीट क्रॉप, गंदम बेसिक चीज है, पीपल्स पार्टी के दौर में 4% मिलियन टन्स में इसकी प्रोडक्शन में कमी आई, PMLN के दौर में 0% इंक्रीज हुआ, और आज PTI गवर्नमेंट के अंदर 9% मिलियन टन्स के अंदर इसकी ग्रोथ हो रही है। मेज की क्रॉप की आप बात करें, पीपल्स पार्टी के दौर में 40, इसके अंदर 14% का इंक्रीज आया, PMLN के दौर में 19% का, लेकिन PTI ने इसी फसल के अंदर 43% का इंक्रीज दिया। और वजह सिर्फ इतनी ही है कि काश्तकार को बर वक्त पैसे मिले, काश्तकार को उसके फसल की सही कीमत मिली। स्पीकर साहब, कहा जाता है कि सरमायाकारों को हम पर एतमाद नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज इज द मेयर फॉर इट। आज हमारी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की 4थी बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 2004 के बाद पहली मर्तबा एक पूरे कारोबारी हफ्ते के अंदर अरबों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसका मैं अगर आपको एवरेज बताऊं तो इसकी वैल्यू ट्रेडेड
पर डे कोई 28 बिलियन की बन रही है और इसकी कंपनीज को जो रेट ऑफ रिटर्न मिला है वो 37% है और यही सरमायाकारों का एतमाद है हमारी हुकूमत के ऊपर। स्पीकर साहब, आज 19 न्यू एंट्रेंट्स ऑटोमोबाइल में आ रहे हैं, 21 नई कंपनियां मोबाइल मैन्युफैक्चर करने पाकिस्तान में आ रही हैं। आज कार्स की सेल, ट्रैक्टर्स की सेल्स, बाइक्स की सेल्स में इजाफा हो रहा है। स्पीकर साहब, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन ब्लूमबर्ग और IMF क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का डेट टू GDP आज तक, ये जो पिछले साल है उसमें बिल्कुल नहीं बदला, जबकि दूसरी जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उसमें 10% का चेंज आया। स्पीकर साहब, अभी सुन रहे थे थोड़ी देर पहले ही कि बेरोजगारी हो गई और हम लोगों को रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पाए। स्पीकर साहब, मुझे आज तक ऑपोजिशन ने कोई आदादोशुमार, कोई फिगर, हवा में आकर बात करते हैं, कोई इनके पास रिपोर्ट नहीं होती। मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट लेकर आई हूं जिसके लिहाज से नवंबर 2020 के अंदर कोरोना की वबा की वजह से बेरोजगार हुए 1,75,00,000 वर्कर्स दोबारा बरसरे रोजगार हो गए। ये नवंबर की रिपोर्ट है और ऑफ कोर्स उसके बाद इतने महीने गुजर चुके हैं और कितने लोगों को इकोनॉमिक जोन, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, IT सेक्टर की वजह से रोजगार मिल चुका है। और तब जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ थी पंजाब में वो पॉजिटिव 4% थी, जबकि सिंध के अंदर वो नेगेटिव 8% थी। यानी अगर कहीं पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो वो सिंध है, जबकि KPK और पंजाब अपने लोगों को जो बेरोजगार हो चुके थे उन्हें रोजगार प्रोवाइड कर चुका है। स्पीकर साहब, आज तक जो हमारे जितने भी जो हमारे वजीर आजम गुजरे हैं, हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स गुजरे हैं दुनिया में, उनके इंटरनेशनल लेवल्स के कारनामे, कभी कराची अफेयर, सरे महल, पेंट हाउस पायरेट, पानामा लीक्स थे। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की माहौल दोस्त पॉलिसियों की सारी दुनिया तारीफ कर रही है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी इदारे पाकिस्तान के कर्जे माफ करने के बारे में एक्शन प्लान बना रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं तो एक ही बात कहूंगी, ई-कॉमर्स पॉलिसी इमरान खान बनाए, अमेज़न को पाकिस्तान में इमरान खान लेकर आए, EV पॉलिसी, ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट पॉलिसी इमरान खान बनाए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इमरान खान बनाए, SME पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इमरान खान बनाए, बंद पड़ी इंडस्ट्रीज को फुल कैपेसिटी में इमरान खान चलाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इमरान खान बनाए, एक्सपोर्ट इमरान खान बढ़ाए, खसारे इमरान खान कम करे, नए नहरी निजाम इमरान खान बनाए, नए अस्पताल, नए सस्ते घर, नई अपनी गाड़ी इमरान खान बनाए, इदारों में इस्लाहात इमरान खान लेकर आए, दुनिया में नामूसे रिसालत का परचम इमरान खान लहराए और गरीबों को राशन, छत इमरान खान दे, कर्जे इमरान खान उतारे, पुरानी हुकूमतों के हारे हुए केसों पर अरबों डॉलर का जुर्माना भी इमरान खान माफ करवाए, वजीर आजम हाउस का पैसा भी इमरान खान बचाए और टैक्स कलेक्शन भी इमरान खान ही बचाए। लेकिन हुकूमत हमसे संभाली नहीं जाती। स्पीकर साहब, एक वक्त था जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक फोन कॉल पर उनको हवाई अड्डे दे दिए जाते थे, ड्रोन हमलों से शहीद होने वालों को कहा जाता था कि आप फिक्र ना करें, कोलेक्ट्रल डैमेज डज नॉट बॉदर अस। नायब सदर की एक थपकी के ऊपर कारगिल प्लेट में रखकर दे दिया जाता था और ड्रोन हमलों पर यहीं पर इसी ऐवान में हुकूमती बेंचों से डेस्क बजाए जाते थे। एक अकेला इमरान खान नेटो सप्लाई ड्रोन अटैक्स के खिलाफ लड़ा है, आज भी लड़ रहा है। एब्सोल्युटली नॉट, दो अल्फाज कहने को प्राइम मिनिस्टर के दो अल्फाज, लेकिन ये खुला ऐलान है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ अवाम की मफाद के फैसले होंगे। हरे पासपोर्ट की इज्जत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कराए। अमेरिका और इस्राइल की आंखों में आंखें डालकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बात करे। स्पीकर साहब, क्रक्स ऑफ ऑल ये है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर वो फैसले करता है जिसका फल आइंदा आने वाली नस्लें खाएंगी, यानी वो इलेक्शन का नहीं, आइंदा आने वाली नस्लों का सोचता है। स्पीकर साहब, आखिर में दो तीन चीजें जो कही गई उनका मैं जरा, यहां पर कहा गया स्पीकर साहब
वोट को इज्जत देंगे, बिल्कुल दें, लेकिन गेट नंबर 4 में बुर्का पहनकर हुकूमत बनाने की कॉन्स्पिरेसीज मत करें। वोट को इज्जत दें, लेकिन 2018 से पहले अपनी कैबिनेट फाइनल मत करें। वोट को इज्जत दें, लेकिन इलेक्शन की रात को सिपा सालार से अपनी सीट की फोन कॉल पर भीख मत मांगें। वोट को इज्जत दें, लेकिन कोविड के बाद भागे भागे यहां पर शेरवानी पहनने ना आए। वोट को इज्जत दें, लेकिन एक्सटेंशन के लिए लाइन लगाकर बाल बनाकर सूटेड बूटेड होकर मत पहुंचें। वोट को इज्जत दें, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में बोतल थामे सिपा सालार को इनकी खूबियां ना गिनवाएं, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। स्पीकर साहब, बहुत खुशी होती कि यहाँ पर मेरे फाजिल मेंबर सिंध के स्टूडेंट्स के लिए भी आवाज उठाते, जहाँ पर व्हाट्सएप पर पर्चे लीक हो रहे हैं, जहाँ पर सरेआम चीटिंग हो रही है और जहाँ पर इम्तहानी मराकज के अंदर टिकटॉक बन रही है। ये यहाँ पर कश्मीर इलेक्शन पर वो भी बात करते कि जब जलसे के अंदर अवाम के ऊपर पैसा फेंका जा रहा है। स्पीकर साहब, मैं तो सिर्फ एक बात करके खत्म करूंगी। स्पीकर साहब, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई, मेरे सारे मेंबर्स ने कहा बहुत अच्छी थी, होनी भी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि क्या ये ब्रीफिंग सिर्फ फ्रंट बेंचर्स के लिए है? क्या ये ब्रीफिंग, क्या हम कोई लेस पार्लियामेंटेरियंस हैं? मेरा तो सिपा सालार से ये सवाल है कि हम भी अपने हलकों की नुमाइंदगी करते हैं, हम भी बैनुल अक़वामी उमूर को समझते हैं और हम भी ये चाहते हैं और मुल्क से उतने ही वफादार हम भी हैं। मेरे ख्याल में जितना सपोर्ट हम यहाँ पर उनकी अपने मुल्क की करते हैं, आइडियली ये ब्रीफिंग पूरी पार्लियामेंट के लिए होनी चाहिए थी। थैंक यू सर। शुक्रिया जी। मोहतरम आगा हसन बलोच साहब। पार्लिमानी सेक्रेटरी तिजारत आलिया हमजा कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रही थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए कोशा है। दिवालिया होती हुई मईशत हुकूमत को वर्से में मिली थी। वज़ीर आज़म इमरान खान और तजारती टीम की कोशिशों से मुल्क की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। के लिए ये कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा या उनकी यकीनन ख्वाहिश नहीं होगी। खैर, ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं नाजरीन। इलेक्शन और इलेक्शन मुहिम आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़ोरों शोर से जारी है और इस मरतबा अब क्या नताइज होंगे ये देखने वाली बात है। अलबत्ता ये कि गिलगित बल्तिस्तान AJK में जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, यकीनन ये हमने रिवायती तौर पर देखा है कि उनको एज हासिल होता है। और दूसरी बात यह कि उबूरी सेटअप की जगह इस वक्त PMLN के ही वजीर आजम वहाँ हैं, इस वक्त उन्हीं की हुकूमत है, तो लिहाजा ये भी एक फैक्टर है जो कि हमने अपने जहन में रखना है। लेकिन बाय इलेक्शंस में जो कि हमने ज्यादातर नताइज देखे हैं वो हमने अपोजिशन के हक में जाते हुए देखे हैं। ऐसे में क्या अब तवक्कुआत हैं, ये एक बड़ा जरूरी सवाल है और यकीनन इसमें जो जिम्मेदारी का मुजाहरा है, जो कि अभी मेहर अपने पहले रिमार्क्स में इसका तस्करा कर चुकी हैं और राइटली सो, वो कितना है हमारी सियासी जमातों में, ये एक ज़रूरी पहलू है। इसके ऊपर मजीद अब ज़ाहिर बात कर लेते हैं। अब सेनेटर साहब, टू यू फर्स्ट, इसका ज़रा आप पहले जवाब फरमाएं। क्या एक तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी क्या तवक्कुआत हैं नताइज को लेकर? गिलगित बाल्तिस्तान में हमने देखा खैर कि ये PTI को वहाँ पर फौकियत मिली और वो जीते, लेकिन जो बाई इलेक्शंस इसके अलावा दीगर हमने देखे हैं वहाँ अपोजिशन का हमने पलड़ा भारी देखा। देखिए, आमतौर पे होता ही है कि जो पाकिस्तान में हुकूमत होती है वफाक की सतह पे, वो किसी एक इलाके में, किसी मखसूस इलाके में, गिलगित बल्तिस्तान का हो, आज़ाद कश्मीर का हो, वो जीता करती है। वहाँ पे बाई इलेक्शन भी आमतौर पे वही जीता करते हैं, मगर यहाँ पे कुछ हिसाब जो है थोड़ा सा उलट गया। उलट इन द सेंस कि ये जब आपके बाई इलेक्शन हुए हैं तो बाई इलेक्शन में सिर्फ एक सीट शायद इन्होंने वापस नहीं निकाली, वहाँ अपसेट हुआ था। और अपसेट भी मुझे पता है कि वो अपसेट इसलिए नहीं हुआ था कि वो जोर था, बल्कि वो आपस में कमज़ोर थे इसलिए हुआ था। बाकी तमाम की नहीं, वो अपना मुनीर और रक्जे वाली सीट, खुर्रम वाली, वो अपसेट जो है वो उनके अपने घर में डिस्प्यूट था, इस वजह से हुआ था। वो JUI की सीट थी, मासवाए उसके बाकी जो है ना वो कहीं पे अपसेट, बल्कि बाकी तमाम सीटें लूज की हैं उन्होंने। मगर इसके साथ साथ एक और भी बात है, जो इलेक्टेबल्स हैं
आपने ये वो 33 करोड़ और 30 करोड़ वाली बात जो है ना वो मीडिया में आई है, पता नहीं सच है या गलत है, मगर जो इलेक्टेबल हैं, जिन्होंने टिकट लिए हैं, जिन्होंने वो बहरहाल जो है ना वो पूरे इस पाकिस्तान में भी जो है वो अपना मैटर करते हैं, और वहाँ आज़ाद कश्मीर में भी चूँकि हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारी सोचें एक जैसी है, माइंड सेट एक जैसा है, तो वो उसमें मैटर करते हैं। तो ये बड़ा जो ना स्प्लिट किस्म का और वो मैंडेट आएगा, मुझे जो लगता है तकसीम, और वो उससे फिर पार्लियामेंट में जो है ना वो दो दो तीन तीन पार्टियां मिल के वो गवर्नमेंट बनाएंगी, तो ये कोई अच्छा नहीं होगा। एक पार्टी को जो है ना वो क्लियर मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, ताकि वो अगले 5 साल जो है वो बता सके लोगों को कि वो या तो फिर उसके बाद उसका सफाया हो जाएगा या वो कंटिन्यू अच्छा, करेगी। ये भी फरमाएं कामरान साहब कि ये पहले से फाउल प्ले के एलिगेशंस अब लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से कि जी रिगिंग है और ये तमाम बातें, गिवन द फैक्ट कि अबूरी हुकूमत की जगह इस वक्त तो PMLN के अपने वहां पर वजीर आजम है। देखिए, एक तो फॉल प्ले होता भी है, और ये ज़रूरी नहीं कि फॉल प्ले जो है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट करती हो, फॉल प्ले हम सारे करते हैं, ये भी हमारा जो ना माइंड सेट है। ठीक है, हाँ, ये मतलब इवन हम वकीलों के इलेक्शन होते हैं हम उसमें भी कर लेते हैं जितना हमारा बस चलता है, और तो ये हमारा कल्चर का हिस्सा है। तो इसमें जो है ना वो कोई माइंड करने वाली ज्यादा बात नहीं है। अच्छा, माइंड करने की बात नहीं है। ज्यादा माइंड करने वाली बात ये है कि जब कोई अदारे मुदाखलत करते हैं, वरना हम सारे जो है ना, मेरी बारी आती है मैं कर जाता हूँ, आपकी बारी आती है आप कर जाते हैं, मगर वो बड़ा छोटे मोटे सतह पे होता है। वो सर ये तो वैसे अच्छी बात ना हुई कि अगर इदारे करें तो फिर उसके ऊपर एतराज है, कोई और करे वो तो भी ठीक होनी चाहिए। देखिए वो भी ठीक होनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी जो है ना, इसके लिए 2-4 रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट जो है ना वो आपके मुल्क में अवेलेबल नहीं है। पॉवर्टी रेट जो है ना वो इस एक सतह पे जो है ना उससे ऊपर उठना चाहिए। एजुकेशन एक सतह से ऊपर होनी चाहिए। ये 2-4 चीज़ें जब तक आप अपने मुल्क में जो है अपने माशरे को नहीं देंगी, ये सारे मामले चलते रहेंगे। मैं अगर भूखा हूँ, मेरे घर में आटा नहीं है, आप मेरे घर में एक बोरी आटा भिजवा के सारे 10 के 10 वोट जो है ना वो जेन्युइनली ले लेती हैं, तो ये मतलब गैर मुनासिब सी बातें ये हैं। इसको ठीक करना चाहिए। मगर वो जहाँ पे सिस्टमैटिक रिगिंग की बात आ जाती है, उसको कम से कम हम इसी स्टेज पे ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए जदोजहद दरकार है। माशरे के अंदर एजुकेशन चाहिए, वो पार्टी लेवल जो है ना वो उसको हमने ठीक करना है। मगर ये जो है ना ये एक स्विच आप लेकिन उसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि ये जो फैक्टर है वो यकीनन इन प्ले होगा, आप कह रहे हैं इस मर्तबा? ये होगा और हर तरफ से हो सकता है, हर तरफ से हो सकता है। इसको हम अगर ना माने तो भी झूठ बोलेंगे। मिनिस्टर साहब, ये तो खासी मुखलिसाना और सच्चाई पर, हकाइक पर मबनी एक बात है जो हमें सेनेटर साहब ने बताई है। आपकी तरफ से अब आप क्या कह रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं? आपको भी लगता है कि एक हंग सा सिस्टम आएगा और मिली जुली सी कोई हुकूमत होगी, या आप कह रहे हैं कि क्लियर मैंडेट मिल सकता है PTI को? देखें, वोटर का मिजाज का कोई पता नहीं होता, और वोटर के हवाले से एक माहौल बनता है, और उमूमन वो माहौल इलेक्शन से पहले आखिरी हफ्ता में बनता है। 25 को इलेक्शन है तो यकीनन 15-16 के बाद वाज़ेह तौर पर पता चलेगा कि आज़ाद कश्मीर का वोटर क्या मांगता है और किस जमात की हिमायत करता है। लेकिन एक बात जो कि मोहतरमा महर साहब ने कही, बड़ी अहम बात है, वो ये कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन थोड़ा सा हसास इलेक्शन है। आज़ाद कश्मीर एक ऐसी टेरिटरी है जिसको पाकिस्तानी सियासतदान ने जब अपनी सियासत की डील उधर करनी है तो बड़ी हसासियत के साथ, इस तरह के एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, वहतान तराशी शायद बाकी पाकिस्तान में हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में इस तरह की आवाज़ें नहीं उठनी चाहिए। और इसका फिर जो मुतवक्के एक रिएक्शन बॉर्डर के उस पार से आ सकता है, या वहाँ से उस पर गिरफ्त हो सकती है, या उसको दलील बनाया जा सकता है, तो उसके नताइज बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। हमारी ख्वाहिश तो सबसे पहले यह है कि पुरअमन इलेक्शन हो, खैरियत के साथ हो, और ऐसी इलेक्शन हो जो कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की तर्जुमानी हो। लेकिन आज मेरे साथ आज़ाद कश्मीर का एक वफद मिला था, तो वहाँ का जो माहौल देखा जा रहा है वो तो यही है कि इंशाअल्लाह ताला PTI की अक्सरियत आएगी वहाँ के लेजिस्लेशन असम्बली में। अच्छा महर साहिबा, आप बताइएगा क्विकली इस पे ज़रा बताएं। आपने दोनों हजरात को सुना है, अब आपका क्या ख्याल है? यकीनन सबसे पहली तो प्रायोरिटी ये है कि खैर व आफियत से इलेक्शन हो, कोई हंगामा आराई, कोई इस किस्म की चीज़ ना हो। आज शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि फ़ौज तैनात इस मरतबा नहीं की जाएगी किसी भी पोलिंग स्टेशन पे, और उनकी इस तरह से अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी।
जी मेहर साहिबा को आई होप कि मेरी आवाज अगर जी जी आप क्या आपने शेख रशीद की बात के बाद आपकी आवाज करके बाकी तो सुनी है मैंने। जी जी बिल्कुल, योर कमेंट्स ऑन दिस कि वैसे फौज, क्या हाँ फौज तैनात नहीं होगी, ये आज इंटीरियर मिनिस्टर ने फरमाया है। आई डोंट नो, प्रॉब्लम ये है ना कि फौज को हर चीज में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फौज को ही हर चीज के लिए ब्लेम कर देते हैं। आई मीन इंटरेस्टिंगली अगर इस वक्त जिस पार्टी को उम्मीद है कि वो जीत जाएगी वहाँ पे वो राइट नहीं वो मेहर फौजी की जो वहाँ पे ऑडियो खड़े में हुए थे उनकी वजह से हम हार गए। They wouldn't even have to say कि किसी उनके खिलाफ साजिश हुई और एनीथिंग, बट ऑन अ सीरियस नोट मेरे ख्याल से तो कोरोना के टाइम पे कोई इलेक्शन पाकिस्तान में होना ही नहीं था चाहिए, बट हो रहा है तो आई होप एवरीथिंग गोज वेल। और मैं तो दोबारा उसी बात की तरफ आऊंगी, बाकी जगहों पे जो मर्जी बोलें जो मर्जी कहें, इलेक्शन में लोग के दौरान बहुत अजीबोगरीब बहुत बेतुकी और बुरी बातें करते हैं एक दूसरे के बारे में। वो तो चलो पॉलिटिकल एक चीज है सारी दुनिया में, लेकिन अब कश्मीर जैसी जगह पे बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट्स देना, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इशू उनकी पार्टी से, उनकी पॉलिटिकल पावर, उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंस से बहुत ऊपर है। और एंड आई से दिस अबाउट द गवर्नमेंट एज वेल एज द मेजर ऑपोजिशन पार्टीज कि उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे मेहर इजाजत दीजिएगा, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। यकीनन ये एक अच्छा नोट है जिस पे हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू टू द जेंटलमैन एंड द लेडी। मेहर तारड़ हमारे साथ थी, पीर नूरुल हक कादरी साहब ने हमारा साथ दिया था, सेनेटर कामरान मुर्तजा। दैट विल बी ऑल इंशाल्लाह नाजरीन, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज।